नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। नो ब्रेकिंग न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से वही बात करेंगे जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि एक सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार का क्या स्वरूप होना चाहिए, सरकार की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए और सरकार को किस तरह से किन विषयों के ऊपर कानून बनाने चाहिए जो सभी नागरिकों के लिए सर्वसम्मत हो और सभी नागरिक उसे मान सके। तो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से मतलब है कि सरकार राज्य की क्या जिम्मेदारियां होती है या राज्य की क्या क्या नैतिक जिम्मेदारियां होती है। अधिकतर आपने कई चुनावी घोषणा पत्र में पढ़ा होगा कि क्या क्या राज्य के दायित्व होते हैं और घोषणा पत्र में बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं। आपने कई पार्टियों के घोषणा पत्र पढ़े होंगे, उसमें किस तरह से वादे किए जाते हैं। लेकिन क्या आइडियल वादे होने चाहिए और क्या आइडियल चीजों को ध्यान में रख करके एक सरकार को अपने चुनावी घोषणा पत्र या जो भी चीजें हैं वो तैयार करनी चाहिए, उसी पे हम बात करेंगे आज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। सो ये संविधान के अनुच्छेद 36 से लगा करके अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में दिए हुए हैं, जिसमें राज्य की क्या क्या गांधीवादी सिद्धांत है, उदार बौद्धिक सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत है, तो जिसमें सारे सिद्धांत निहित है। तो ये बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से लिए थे। सो हमारे एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश है MC चागला जी, उनके अनुसार यदि इन सिद्धांतों को पूर्णतः यदि लागू किया जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। तो चलिए उन्हीं सिद्धांतों की बात करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के नए नए और भी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। तो भाग 36 से हम लोग शुरू करेंगे। तो भाग 36 में वही राज्य की परिभाषा को दिया गया है कि राज्य की क्या परिभाषा होगी। राज्य की परिभाषा हमने पहले भी मूल अधिकार में डिस्कस की हुई है। मूल अधिकार का वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से मूल अधिकार का वीडियो देख सकते हैं। तो राज्य की परिभाषा में राज्य के अंतर्गत आने वाले सारे प्राधिकारी आएंगे, जिसमें राज्य व केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले सारे अधिकारी आएंगे। अनुच्छेद 36 में दिया गया है कि इस भाग में समाहित सभी सिद्धांतों को किस तरह से या किस प्रकार से लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार से बनाया जाएगा। वहीं 39 अनुच्छेद की बात करें तो राज्य के द्वारा नीति सिद्धांतों के हिसाब से क्या क्या अनुसरण किया जाना चाहिए। 39A में दिया हुआ है सभी के लिए समान न्याय संहिता व समान कानूनी सहायता, सभी के लिए समान कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। जैसे कुछ लोग हैं जिनके पास में इतना संसाधन नहीं है कि वो खुद के लिए कानूनी सहायता के लिए वकील वगैरह कर सके, तो इस अनुच्छेद के अनुसार उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क वकील या निःशुल्क इस तरह की चीजें प्रदान की जाए जिससे वो कानूनी रूप से सक्षम हो तथा अपनी पैरवी वो खुद कर सके। वहीं अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। जी हाँ, 73वें संविधान संशोधन के हिसाब से जो ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के बारे में, तो उसकी जो शक्तियां है वो हमें अनुच्छेद 40 से मिलती है। अनुच्छेद 41 में दिया गया है कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, जो काम का अधिकार हम लोगों ने बहुत सारे मनरेगा वगैरह में आपने देखा होगा कि काम की गारंटी वगैरह जो मिलती है, मिनिमम वेजेस का, शिक्षा का अधिकार व सार्वजनिक सहायता की इसमें बात की गई है। यदि वही हम अनुच्छेद 42 की बात करें तो न्यायोचित व मानवीय कार्य दशाओं में मातृत्व सहायता अब जननी सुरक्षा योजना, विभिन्न राज्यों की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जो बात करते हैं, तो यही अनुच्छेद 42 से वो सभी को शक्तियां मिलती है, ताकि राज्य की ये दायित्व बनता है कि वो मातृत्व सहायता एवं प्रसूति सहायता के लिए कार्य करे। वहीं पर अनुच्छेद 43 की बात करें तो कर्मचारियों के लिए वेतन वगैरह की निर्वाह के लिए वेतन वगैरह की बात की गई है कि उन्हें कैसे वेजेस या वेतन मिलेंगे। उसके अलावा 43A में 43A में दिया हुआ है अनुच्छेद में कि कर्मचारियों के उद्योगों की प्रबंधन में, उद्योग धंधे जो भी जहां पर भी है उसके प्रबंधन में कर्मचारियों की किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित हो। कर्मचारियों को भी उद्योगों के प्रबंधन करने के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए तथा उन्हें भी देखना चाहिए कि वहां पर वो भी उसका प्रबंधन कर पाए। तो यह अनुच्छेद 43A में दिया हुआ है। 43B में दिया हुआ है सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का वो अपने आप गठन कर पाए, ये अनुच्छेद 43B में दिया है। अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है समान नागरिक संहिता। जी हाँ, समान नागरिक संहिता की बात अनुच्छेद 44 में की गई है, जो अभी रिसेंटली काफी विषय भी चल रहा है, अपने न्यूज वगैरह में भी काफी देखा होगा कि समान नागरिक संहिता की शक्ति वहीं से मिलती है। अनुच्छेद 45 में दिया गया है बालवन पूर्व देखभाल व 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। जी हाँ,
ये एक ऐसा अनुच्छेद है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जिसका जिक्र मूल अधिकार में भी किया गया है, जिसका जिक्र मूल कर्तव्य में भी किया गया है, जिसका जिक्र राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है। तो इसे सभी में समाहित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य हो, इसकी राज्य व्यवस्था करे। अनुच्छेद 46 में दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति व कमजोर वर्ग को शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जो भी जनजातियां हैं उनके आर्थिक हितों को, शैक्षणिक हितों को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनको किस तरह से बढ़ावा दे। अनुच्छेद 47 में दिया हुआ है कि पोषण का स्तर बढ़ाना व जीवन स्तर में किस प्रकार से ये राज्य का दायित्व होगा कि वो सभी के पोषण स्तर में वृद्धि को सुनिश्चित करे। वही अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन की बात की गई है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है 48A में। अनुच्छेद 49 में स्मारकों व राष्ट्र महत्व की जो भी स्मारक है उनके संरक्षण की बात की गई है कि वो हमारे धरोहरें हैं, जो भी राष्ट्रीय स्मारक है उनका संरक्षण होना चाहिए। वहीं पर अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होना चाहिए। न्यायपालिका को अपनी दोनों की विभेदकारी शक्तियां होना चाहिए, दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रभावपूर्ण रूप से अलग अलग रह करके काम करें। वहीं अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। तो ये थे कुल 36 से 51 तक कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में समाहित है, जो एक सरकार के दायित्व रहते हैं। कोई भी कानून या विधि बनाते समय इनको बेसिक रूप से ध्यान देना चाहिए। वैसे ये नैतिक जिम्मेदारियां है। राज्य के ऊपर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके मूल अधिकारों की तरह नहीं है। आप इन्हें लागू कराने के लिए किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते एवं जाके ये नैतिक दायित्व है। सरकारों को नैतिक रूप से प्रभावशील होकर के इनको दायित्व करना चाहिए, इनको लागू करना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो इन्हें आप कोर्ट में जाके लागू नहीं करवा सकते। दूसरी चीज, मूल अधिकार जो है वो उसमें कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उनका हनन ना हो। मूल अधिकार आपके व्यक्तिगत रूप से होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामूहिक रूप से होती है कि सामूहिक राज्य की क्या जिम्मेदारी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है और अगर हम लोग मूल अधिकार की बात करें तो ये राज्य पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम बात करें तो इसमें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत भी है। ये थे हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सरकार किस तरह से होनी चाहिए, सरकार की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो भविष्य में जब भी आप किसी सरकार को इवैल्यूएट करें अपने हिसाब से, तो संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें सरकार की या राज्य की क्या क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। जो राज्य है हमारा उसको वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। तो ये आज वीडियो था कि हमारी सरकार को कैसा होना चाहिए। संविधान में सरकार संवद क्या उल्लेख किए हुए हैं, भाग 4 में किस तरह से सरकार को क्या क्या उपबंध है, किस तरह से उसको किन किन चीजों को लागू करना चाहिए। ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, मूल कर्तव्य की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कोई भी सजेशन, सुझाव या कोई भी चीज हो तो आप nobreakingnews7@gmail.com पर हमें लिखकर भेज सकते हैं, ताकि आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हम अपनी गुणवत्ता में किस प्रकार से और भी सुधार करें और कंटेंट को और भी बेहतर रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो नए वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, धन्यवाद।